हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? मेंडेलियन जेनेटिक्स। ऐसा टॉपिक का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या? जी मेंडल। इन्हें बोला गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है जेनेटिक्स, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका? मेंडल साहब का। इसलिए हम उन्हीं के टॉपिक में, उन्हीं के नाम पर टॉपिक का नाम क्या रखें यहाँ पर? मेंडेलियन जेनेटिक्स को रखें। देखते हैं इनके बारे में क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या नॉलेज है इनके बारे में। इन्हें क्या बोला गया? ये क्या थे? ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो सैंपल यूज किया था वो था पाइसम सेटाइवम, जो कॉमनली क्या बोलते हैं, उनको गार्डन पी बोला आता है। और इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाए थे कौन से ईयर से लेकर? 1856 से लेकर 1863 तक कंटिन्यू क्या कहिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है? इनका जो वर्क है वो पब्लिश कब हुआ? 1865 में। लेकिन जब इनका जो एक्सपेरिमेंट है जो पब्लिश भी हुआ तो ये उतना फेमस नहीं हो पाया था। रीजन क्या था कि जो मेंडल साहब थे ये मैथमेटिक्स ब्रांच के थे, तो इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है और मेंडल कौन थे? मैथमेटिक्स वाले ब्रांच के थे। तो मैथमेटिक्स ब्रांच वाले काम को या उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको जो बायोलॉजी ब्रांच के साइंटिस्ट उनको वो उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, उनको वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं इनका जो वर्क है ये बहुत बाद में, मतलब इनके दुनिया से जाने के बाद में इन्हें क्या मिला? इन्हें ऑनर मिला है किसका? फादर ऑफ जेनेटिक्स को। जब इनके लोग जाने इनके बारे में कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस नहीं था। और रीजन क्या था? क्योंकि मैथमेटिक्स ब्रांच के थे, इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, जैसे जैसे कि हम बोलते हैं कि बायोलॉजी में जीन वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने क्योंकि मैथ्स के थे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? इन्होंने बोला था फैक्टर वर्ड। तो फैक्टर वर्ड था, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे वहां पे चेंजेस थे, दैट्स वाई इनके काम को क्या किया था उस टाइम पर उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रीडिस्कवर्ड बाय। जब ये दुनिया से चले गए, इनके जाने के कई साल के बाद तीन साइंटिस्ट थे। वो तीन साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल कॉरेंस थे, ह्यूगो डिवेरिस थे एंड एरिक वॉन टेशमैक। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? इनके काम को रीडिस्कवर करना स्टार्ट किया। तब उन्होंने जाना कि इतना बड़ा काम और इतना इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट थे वो फुलफिल हो चुके, प्रूफ हो चुके थे काफी पहले, इन्होंने तो काफी बाद में किया। और जब इन्होंने क्या किया, तो प्रूफ कर दिया कि ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो काफी प्रूफ वे में है, तब जाके मेंडल साहब को क्या मिला? ऑनर मिला किसका? फादर ऑफ जेनेटिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रीजन फॉर सक्सेस। क्यों मेंडल साहब को इतना ज्यादा सक्सेस मिला जेनेटिक्स के ब्रांच में? तो पहला क्या था? क्योंकि उन्होंने क्या यूज किया था? मैथमेटिक्स के लॉजिक। क्योंकि मैथमेटिक्स ब्रांच के थे तो इन्होंने जो भी अपने कैलकुलेशंस दिए, जो इन्होंने रेशियो बताए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे फैक्ट बेसिस पे थे, रैंडमली नहीं कहा था। एंड सेकंड था उसमें लार्ज सैम्पलिंग साइज। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल यूज किए थे उसके लिए उन्होंने एक लार्ज पॉपुलेशन मिल गया उनको, जिससे वो इजिली देख पाए कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है करके। जो उन्होंने सैंपल यूज किया था वो सैंपल कौन था? उनका पाइसम सेटाइवम था। ठीक है, तो इन सब की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं कौन? मेंडल। और इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स ब्रांच के होने के बाद भी इन्हें बहुत ज्यादा ऑनर और स्पेशल जगह दी गई है, किसमें? जेनेटिक्स में या फिर बायोलॉजी के ब्रांच में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इतने सारे, उन एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया है? तो मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनको बोला गया है क्या? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बोला गया था। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए वो कुछ स्टेप्स फॉलो करते थे। तो उनके वो स्टेप सिलेक्शन कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था उसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे रहेंगे? प्योर रहेंगे कि मिक्स रहेंगे कि वाइल्ड रहेंगे? अभी हम पढ़ेंगे उन चीजों को आगे में डिटेल में। ये सारा सिलेक्शन पहले काम होता था। सेकंड, उनमें पॉलिनेशन कराया जाएगा। आप सभी को मालूम होगा पॉलिनेशन क्या होता है। एंड थर्ड क्या है? रिजल्ट जो भी आया, एंड उसके बाद उस रिजल्ट को कंक्लूड भी करना है, वो क्या था? उनका कंक्लूजन। तो ये चार स्टेप्स होती थी। पहला क्या था? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर है क्रॉस पॉलिनेशन, फिर है रिजल्ट, एंड लास्ट में क्या है उसमें? वो कंक्लूजन। जैसे एग्जांपल हम जानते हैं कि जो मेंडल थी, इनका जो मेन जो वर्क था वो किसके ऊपर में था? इनहेरिटेंस के ऊपर में था। ठीक है, तो जो इनहेरिटेंस था, किसका इनहेरिटेंस था? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जीन्स। मतलब जीन के इनहेरिटेंस पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, किन्होंने? मेंडल ने किए थे। जैसे एग्जांपल हम बात करें कि एक पेरेंट कौन है? टॉल है, एक पेरेंट कौन है? ड्वार्फ है, मान लेते हैं। तो इनकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी वो टॉल आएगा कि ड्वार्फ आएगा?
सेकेंड टॉल आएंगे तो कितने टॉल आएंगे, ड्वार्फ हुए तो कितने ड्वार्फ हुए, फिर टॉल आया तो क्यों आया, या ड्वार्फ आया तो क्यों आया, इन सब की बात जो है वो करेंगे हम किसमें, इन सारे पॉइंट्स में, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किसके एक्सपेरिमेंट थे, सारे के सारे ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो पेरेंट्स थे उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया था, देखते हैं क्या लिखा है। पेरेंट्स आर ट्रू ब्रीडर, मीनिंग क्या हो रहा है, ट्रू ब्रीडर का सिंपली फॉर्म में आप बोल सकते हैं जिनको होमोजाइगस कंडीशन जब आती है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडर। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज टॉल की बात करते हैं अगर हम लोग, मान लिया कोई प्लांट है जो कैसा है, उसकी हाइट टॉल है, तो टॉल के लिए हम जानते हैं दो टाइप का जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक तो ये क्या होगा, कैपिटल टी वाला हो सकता है, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इन दोनों में होमोजाइगस कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो पेरेंट का सिलेक्शन किया था वो कैसे होने चाहिए थे, होमोजाइगस। और होमोजाइगस को क्या बोला गया है, यहाँ पे ट्रू ब्रीडर्स का नाम दिया गया है। जैसे एग्जांपल सपोज हम और लेते हैं, मान लेते हम राउंड को लेके चलते हैं, तो राउंड के लिए भी दो कंडीशन बन सकती है कॉम्बिनेशंस, एक क्या रहेगा कैपिटल आर, और एक क्या रहेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों बन सकते हैं। तो इन दोनों में ये वाला कौन सा है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडर्स। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो पेरेंट्स का सिलेक्शन था वो क्या था कि वो हमेशा कैसे रहने चाहिए, ट्रू ब्रीडर्स होने चाहिए। एंड ट्रू ब्रीडर का मतलब ही क्या था, वो होमोजाइगस कंडीशन। सेकेंड चीज जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ट्रू ब्रीडर, तो हमने क्या बोल दिया कि मेंडल ने तो ट्रू ब्रीडर्स वाले पेरेंट्स का यूज किया था, वो मिले कैसे। ऐसा तो नहीं था कि मेंडल के गार्डन में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे होमोजाइगस ही हो, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत हेटेरोजाइगस भी हो सकते थे। तो उन्होंने कंफर्म कैसे किया कि मैं जिनको भी चूज कर रहा हूँ वो सारे के सारे होमोजाइगस ही हैं, कैसे कंफर्म किया, तो उन्होंने क्या किया था, वहां पे कंटिन्यू क्या करवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। जैसे हम बोल रहे हैं टॉल है या ड्वार्फ है, लेके चल रहे हैं, तो ये जो टॉल थे इनके जो कैरेक्टर्स है इनका कंटिन्यू क्या कराया गया, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया काफी जनरेशन तक। देन उनको जो रिजल्ट मिला, देन वो कंफर्म किया कि हाँ अब जो उनको रिजल्ट मिला है वो कंप्लीटली क्या है, होमोजाइगस टॉल है। एंड सेम थिंग ऑल्सो फॉर ड्वार्फ के लिए। तो मीनिंग क्या निकल रहा है, मेंडल ने रैंडमली नहीं बोल दिया कि दे आर होमोजाइगस, उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू बहुत जनरेशन तक क्या किया, उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। देन जो रिजल्ट निकले तब उन्होंने क्या बोला कि दे आर ट्रू ब्रीडर्स, मतलब क्या है, कंप्लीटली ये होमोजाइगस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, मेंडल सेलेक्टेड, कितना सेलेक्ट किया उन्होंने, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को सिलेक्ट किया था वहां पे। और इनमें एक चीज क्या आया, वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो ब्रीडर्स हम वर्ड यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उनमें जो ट्रू ब्रीडर्स है वो कैसे रहेंगे, 14 रहेंगे। लेकिन कैसे कंडीशन होगा, कैसे कंफर्म हुआ, देखिए मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है, और अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लांट में मेंडल ने जो पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे वो कैसे होने चाहिए, तो होमोजाइगस। तो चलिए मान लेते हैं हम ये कंडीशन कैसे लेके चल रहे हैं, इसको हम होमोजाइगस ही लेके चल रहे हैं। और होमोस का हमने मीनिंग क्या बोला, जैसे हमने टॉल वर्ड यूज किया था, मान लिया ये प्लांट का एक कैरेक्टर क्या है, टॉल है, मतलब वो कैसा रहेगा, कैपिटल टी रहेगा, ये कंडीशन है इसकी होमोजाइगस वाली। और एक सपोज हमने क्या ले लिया कि प्लांट का दूसरा कैरेक्टर मान लेते हैं ये राउंड वाला है, मतलब कौन सा रहेगा होमोजाइगस में, इसका भी आर आर, ये भी क्या बन गया, होमोजाइगस। मतलब इस तरीके से क्या रहेगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जीनोटाइपिक का कॉम्बिनेशन रहेगा किसके लिए, मेंडल के थ्रू जो सिलेक्टेड पेरेंट्स रहेंगे उनके लिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस बोल रहे हैं। होमोजाइगस को आप एक वर्ड और बोल सकते हैं क्या, ट्रू ब्रीडर। और अगर चाहे तो इसको और एक वर्ड बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्योर ब्रीडर, या कई नाम सुना अपने प्योर ब्रीडिंग वाला वर्ड भी यूज करते हैं कई बार, तो वो यही चीज है, प्योर ब्रीडर्स इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने वर्ड यूज कर लिया कि होमोजाइगस है, तो कौन कौन से टाइप्स है या और कॉम्बिनेशन बन सकती है उनको हम देखते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, ट्रू ब्रीडर्स कंडीशन क्या रहेगी वहां पे, होमोजाइगस, किसके लिए, ट्रेड्स के लिए। तो ट्रू ब्रीडर्स में ट्रेड्स वाइज दो ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो डोमिनेंट होगा या तो एक रिसेसिव होगा, इतना ही होता है।
अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट में भी दो होंगे, एक होगा प्योर, प्योर मतलब हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, होमोजाइगस वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब ये प्योर रहेगा, मतलब कौन सी कंडीशन वाला रहेगा, ये होमोजाइगस वाला रहेगा। दूसरा कौन रहेगा, इम्प्योर मतलब हाइब्रिड, मतलब ये कौन सी कंडीशन वाला रहेगा, ये हेट्रो वाला रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज हमने टॉल वर्ड यूज किया तो कैपिटल टी यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये प्योर है। हेट्रो में क्या रहेगा, वो मिक्स रहेगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। जैसे अगर हम डोमिनेंट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हमने कैपिटल आर ले लिया तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। ये कंडीशन हो सकती है डोमिनेंट के केस में। लेकिन हम किसकी बात करेगा, रिसेसिव की बात करें, क्योंकि रिसेसिव में क्या लिखा है, मैंने केवल प्योर लिखा है, इसमें कभी भी आपको इम्प्योर वाली कंडीशन देखने, मतलब हम किसकी वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाइब्रिड या फिर हेट्रोजाइगस वर्ड अगर हम यूज कर सकते हैं, वो देखने नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल सपोज मैं इसी को लेके चलूं, कैपिटल टी था यहाँ पे डोमिनेंट में, तो यहाँ क्या आएगा, स्मॉल टी। कैपिटल आर था, मतलब यहाँ क्या आएगा, स्मॉल आर। तो हमेशा आपको प्योर कंडीशन देखने मिलेगी किसमें, रिसेसिव में। इम्प्योर क्यों नहीं मिलेगा, जैसे एग्जांपल चलो हम इसको लेके चलते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका यही आएगा इम्प्योर में, इसका क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो आप मुझे बताइए कि इस जगह पे क्या रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मीनिंग क्या बन रहा है कि रिसेसिव वाले कंडीशन में कभी भी हाइब्रिड या इम्प्योर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेसिव होगा खुद को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो डोमिनेंट वाले में दो कंडीशन आ जाती है, प्योर इम्प्योर मतलब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, लेकिन रिसेसिव वाले में हमेशा क्या आएगा, होमोजाइगस मतलब प्योर कंडीशन ही आएगी। अगर हम मेंडल को यहाँ पे जोड़ दें एक साथ में, तो मेंडल ने हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो पेरेंट्स का सिलेक्शन किया था वो कैसा था, हमेशा प्योर था। प्योर आइदर डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर वो रिसेसिव हो सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ वाले डोमिनेंट वाले प्योर आएंगे या फिर रिसेसिव वाले प्योर आएंगे। अच्छा एक चीज और, मेंडल ने अपने क्रॉसिंग के लिए जो पेरेंट्स लिए थे प्योर थे, अभी हमने पढ़ लिया डोमिनेंट या रिसेसिव, लेकिन कब, क्रॉसिंग के जो स्टार्टिंग, मतलब जहाँ पे क्रॉस स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजाइगस ही होते हैं। जैसे क्रॉसिंग आगे हुई, नेक्स्ट जनरेशन आ गए, वहां पे क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं कैरेक्टर्स, मतलब वो क्या बन गया, हेट्रोजाइगस। देन वहां से कंडीशन और चेंज हो जाती है। तो मतलब हम बाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंडल ने अपने स्टार्टिंग में क्रॉसिंग के, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहे, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस रहे, चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रहे, कोई सा भी क्रॉस रहे, उनकी शुरुआत में जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, हमेशा वो आपके प्योर वाले थे, जिसको हमने क्या वर्ड यूज किया, होमोजाइगस। अब वो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले भी हो सकते हैं या फिर वो आपके रिसेसिव वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आया यहाँ पर, वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो यहाँ पर मीनिंग बन रहा है, जो कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर, जैसे क्या दिख रहा है आपको, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। तो ये सारे क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स है, और इन सभी कैरेक्टर्स के लिए कितने ट्रेड्स है, हर कैरेक्टर के लिए क्या है, दो दो ट्रेड्स है। जैसे दिख रहा होगा आपको स्टेम हाइट, इसके लिए दो ट्रेड्स हैं, कौन, टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर के लिए क्या है, दो ट्रेड्स है। ऐसे सभी के लिए क्या क्या मिलेंगे आपको, टू टू ट्रेड्स। तो अगर 7 कैरेक्टर है और सभी के लिए दो दो ट्रेड्स हैं, तो टोटल कितने ट्रेड्स हो गए, 14 ट्रेड्स। तो मीनिंग क्या बना, 7 कैरेक्टर होते हैं और ट्रेड्स कितने होते हैं वहां पे, कॉन्ट्रास्टिंग वाले 14 ट्रेड्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है क्या, जस्ट ऑपोजिट। मीनिंग क्या बना कि हर कैरेक्टर, जैसे हमने वर्ड यूज किया क्या, प्लांट हाइट की अगर हम बात करें, इसके लिए 2 ट्रेड्स दिख रही हैं, एक है टॉल और एक क्या दिख रहा है, ड्वार्फ। तो मीनिंग क्या हो रहा है, सभी के लिए क्या मिल रहा है आपको, 2 ट्रेड्स देखने के लिए मिल रही हैं, ये ऑपोजिट भी हैं। लेकिन जो सामने के ट्रेड्स दिख रहे हैं आपको, जैसे टॉल दिख रहा है, वॉलेट दिख रहा है, जो भी सामने वाले हैं वो सारे के सारे क्या है, डोमिनेंट है, और जो पीछे वो सबके सब क्या है, आपके रिसेसिव है। कैसे मेंडल ने ये बात बोल दी कि सारे के सारे ये डोमिनेंट है वो रिसेसिव है, ये प्रूफ हुआ या कंक्लूड किया गया बेसिस ऑन बहुत सारे
क्रॉसिंग के बेस पर। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस किया, सारी क्रॉसिंग को हम आगे में पढ़ेंगे। इन सब के बेसिस पे ही मेंडल ने बता पाए कि जो सामने के जितने भी हम देखे हैं वो सारे के सारे क्या है, डोमिनेंट है, और पीछे सबके सब क्या है, वो आपके रिसेसिव है। आपको ये सारा का सारा जो टेबल है वो याद होना चाहिए। ये याद जरूरी किस लिए है, आपको स्ट्रेट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि प्लांट की हाइट में कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक एग्जांपल, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया कि वॉयलेट और व्हाइट के बीच में क्रॉसिंग करिए और बताइए कि F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा। तो ये तब पता चलेगा जब आपको मालूम रहेगा कि कौन सा इसमें डोमिनेंट है, जैसे वॉयलेट डोमिनेंट है एंड व्हाइट क्या रिसेसिव है, तो कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, जब ये पता होगा देन यू डिसाइड ना क्रॉसिंग के बाद क्या रेशियो आने वाला है करके। तो इसलिए आपको क्रॉसिंग आने के लिए ये टेबल जो है आपको पूरा का पूरा वो याद होना चाहिए, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अगर हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं तो वो क्या है, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जो है अलग अलग टाइप की होती है, उनको अलग अलग बेसिस में डिवाइड भी किया है। जैसे हम पहले किसकी बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें, तो नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें ट्रांसफर होते हैं या इनहेरिटेंस होता है वो इनटू दी प्रोजेनी। लेकिन यहाँ पर हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जब हम केवल एक कैरेक्टर की बात करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कि हम इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन की बात करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब हमारा फोकस किस में रहेगा, केवल एक कैरेक्टर पर ही रहेगा, बाकी सब भी हो रहा है, हमारा फोकस किसमें है, केवल वो एक कैरेक्टर पे है। सेम वैसे ही अगर हम केवल दो कैरेक्टर्स की बात करें या केवल दो जीन के इनहेरिटेंस की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेम वैसा तीन के लिए क्या रहेगा, ट्राई हाइब्रिड, एंड चार के लिए क्या रहेगा, वो आपका टेट्रा हाइब्रिड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर या दो को हम क्या कर रहे हैं, हमें फिक्स कर दे रहे हैं कि हम केवल इसी की स्टडी करने वाले हैं। ऐसे ही जैसे सबका क्या हो, कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, सेम जो कंडीशन है क्रॉस के आपके क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वैसे हम किस में आते हैं, नेचर में भी आते हैं। नेचर में भी क्या है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस एंड सेल्फ क्रॉस, इन सभी को हम पढ़ेंगे, अभी हम केवल नाम लेके चल रहे हैं। और वैसे ही क्या है, दिख रहा है आपको कुछ अलग से लॉ भी दिए गए हैं। एक्चुअली क्या था, बहुत सारे हाइपोथेसिस भी दी गई थी, तो उन हाइपोथेसिस को समझने के लिए या उनको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अपने को क्रॉसिंग करना भी पड़ता है उनको समझने के लिए। तो वो कौन कौन सा हाइपोथेसिस थी, एक क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है को डोमिनेंस, एक है इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट, और एक कौन है उसमें, मल्टीपल एलिल्स, ठीक है। इन सब की हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने क्या बोला, जहां पे सिंगल जीन, वन जीन इनहेरिटेंस, तो जहां पे केवल वन जीन इनहेरिटेंस की बात होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड क्या दिख रहा है, सिंगल जीन, मतलब केवल एक जीन यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए, और केवल हमारा फोकस भी किसमें है, उस सिंगल जीन पर ही है। अब वो सिंगल जीन मतलब सिंगल कैरेक्टर की हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो प्लांट का हाइट भी हो सकता है, पॉट का शेप, साइज, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ के आए थे 7 कैरेक्टर्स से, ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हम कैरेक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं रिगार्ड्स में किसके हैं, पी के लिए, ये पी प्लांट्स के लिए ही जा रहा है, ठीक है। तो पी प्लांट का जो हमने 7 कैरेक्टर्स भी पढ़ के आए थे उसमें से कोई सा भी क्या हो सकता है, आपका कैरेक्टर यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम प्लांट के हाइट की बात कर सकते हैं या प्लांट के पॉट शेप की बात कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग स्टार्ट करने के पहले जैसे हम जानते हैं क्या चाहिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। हमने भी 4 स्टेप्स पढ़े थी, फर्स्ट क्या था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन क्या होती है वहां पे क्रॉसिंग होती है। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। और जैसा कि अभी हम पढ़ के आए थे कि मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो शुरुआत होती थी पेरेंट्स का, वो हमेशा कैसा होता था, होमोजाइगस कैरेक्टर्स ही होते थे। तो मीनिंग यहाँ पे हम पहले क्या चूज करेंगे, पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, और वो कैसे रहेंगे, होमोजाइगस रहेंगे। मान लीजिए एक हमने क्या ले लिया, टॉल, और एक हमने क्या लिया, ड्वार्फ, ठीक है, दो ले लिया है। तो होमोजाइगस मतलब मीनिंग क्या था कि उनमें सेम क्या देखने मिलेंगे आपको, एलिल्स। तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी, और यहाँ क्या ले रहे हैं हम, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मान लेते हैं कि इसमें एक जो है वो मेल है और एक कौन है इसमें, फीमेल, ठीक।
तो जैसे मेल फीमेल होंगे तो अब इनमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी और नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी। तो इन दोनों पेरेंट्स में क्या होगा, अब गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो लेते हैं गैमेट। जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो इनमें क्या होंगे, दो गैमेट का फॉर्मेशन, एक टी और एक टी। ठीक है, सेम इनमें भी क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन में टी एंड टी हो गया। अब इनमें क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब क्या बोलेंगे इसका हम, फर्टिलाइजेशन, या यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसको, हाइब्रिडाइजेशन। दोनों दोनों आपस में फ्यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लेके चलते, जब फ्यूजन हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये रिजल्ट आया है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये तो हो गई अंदर की बात, कि अंदर में हम बोल रहे हैं कैपिटल टी है स्मॉल टी है, इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या बाहर से ऐसा दिख रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं। बाहर से क्या देखने मिल रहा है आपको, केवल 100% क्या रहेगा रिजल्ट आपका, टॉल। बाहर से देखने ये मिल रहा है। तो हमने तो बोल दिया कैपिटल टी है स्मॉल टी है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए, आप अपने आप को रख के देखिए मेंडल की जगह पे। ठीक है, तो क्या मेंडल को ये कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसे केवल क्या दिख रहा है बाहर से, कि एक प्लांट क्या है टॉल और एक प्लांट क्या है उसमें ड्वार्फ, केवल इतना ही दिख रहा है। इसे इमेजिन कर लेते हैं, मेंडल ने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल, मतलब उसको बाहर से क्या दिखा, एक टॉल प्लांट है और एक कौन है उसमें, ड्वार्फ प्लांट है, केवल इतना ही दिख रहा है मेंडल को। और हमने क्या बोला था, टॉल को हमने क्या ले लिया था, मेल। तो ये है इसका मेल और ये कौन है, ये फीमेल। मेल फीमेल का मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो प्लांट है टॉल प्लांट है, इसका क्या यूज किया गया है, पोलिन ग्रेन का यूज किया गया है। और ये पोलिन ग्रेन को कहाँ ट्रांसफर किया गया, ये वाले प्लांट के ओवरी वाले पार्ट पे, किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसका पोलिन ग्रेन इस वाले प्लांट के ओवरी में पहुंचा, जिससे क्या हो गया, फ्यूजन कंप्लीट हुई, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा, किसका प्रोडक्शन होगा, सीड का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का जो मेन प्रोडक्ट क्या होता है, वो सीड्स ही होते हैं। तो मान लेते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया, सीड का फॉर्मेशन हो गया। और फिर जब इन सीड्स को जब क्या किया गया, जमीन के अंदर प्लग किया गया और उनसे जो प्लांट्स बन के आए, तो वो प्लांट्स की जो हाइट थी वो सबके सब क्या थे, टॉल थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेजिन करिए, मैंडल ने क्या देखा, उसको क्या इंफॉर्मेशन मिली, कि उन्होंने टॉल प्लांट को जब ड्वार्फ प्लांट से क्या किया, क्रॉस करवाया, तो उससे जितने भी प्रोजेनीज आए वो सबके सब क्या आए, टॉल आए। मतलब यहाँ पे टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 7 कैरेक्टर्स पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। मैंने क्या बताया था कि इसमें जो सामने जितने लिखे गए वो सबके सब क्या है, डोमिनेंट है, और जो पीछे लिखे गए सबके सब क्या है, वो रिसेसिव है। वो कैसे कंफर्म किया गया था, मेंडल ने कैसे कंफर्म किया था, इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे क्रॉसिंग कराए, जिसके थ्रू उन्होंने पता किया कि कौन से इसमें डोमिनेंट वाले हैं, कौन से इसमें रिसेसिव वाले हैं। तो यहाँ पे समझ में क्या आया कि टॉल क्या है, डोमिनेंट है। तो मीनिंग कहने का क्या बना, कि ये जो आपको रिजल्ट मिला है, ये कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में जो भी आपको 100% मिलता है, मतलब वो क्या होता है, वो होता है डोमिनेंट। अभी अपने को यहाँ पे टॉल मिल गया डोमिनेंट, तो हमने क्या बोल दिया कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ में टॉल क्या है, डोमिनेंट होता है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर ड्वार्फ जो मिलता वो अगर डोमिनेंट हो जाता, मतलब अगर यहाँ पे रिजल्ट 100% ड्वार्फ होता, तो कंडीशन शायद चेंज हो जाती, हम शायद ये बोलते यहाँ पर कि यहाँ पे ड्वार्फ क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ऐसा हम बोलते। तो ये सबके सब क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट और क्रॉसिंग के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया F1 जनरेशन में। अब हम F2 की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी। तो F2 के लिए इसको क्या किया जाएगा, सेल्फिंग किया जाएगा। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ क्रॉस कराना, खुद में ही क्रॉस कराना। जैसे मान लेते 4 प्लांट्स मिले थे, हम केवल इस एक ही प्लांट को आपस में क्रॉस करा देंगे। जैसे क्या, देखिए हमने 2 प्लांट्स लिया था पहले F1 जनरेशन के लिए, इसमें हमने क्या लिया, इसका पोलन ग्रेन कहाँ शिफ्ट कराया, उसको इस वाले फीमेल पार्ट के ओवरी में कराया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो पी प्लांट होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो नेचर में होते हैं क्या, बाई सेक्सुअल नेचर के होते हैं इनके फ्लावर।
बाइसेक्सुअल का मतलब इनके फ्लावर के पास में मेल गैमेट वाला पार्ट भी है और फीमेल गैमेट वाला पार्ट भी है। मतलब ये जो सेल्फिंग हम करा रहे हैं, मतलब हम एक प्लांट को ही ले रहे हैं और इस एक ही प्लांट के पास में कौन है, मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, हमें दूसरी प्लांट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो सेल्फिंग को आप यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, दो की जरूरत पड़ी थी, इसको हम क्या बोल रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे एक ही प्लांट का यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ क्रॉस, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पे, सेल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो प्लांट है ये अब इसके अंदर में मेल वाला भाग भी है और इसके अंदर में कौन है, फीमेल वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो मेल वाला भी है और फीमेल वाला भी है। तो मेल के लिए गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही गैमेट रहेगा इसका। फीमेल की बात करें तो अभी इसमें हम क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर वाइज कैपिटल टी आ गया। इसके अगर हम गैमेट्स की बात करें, चलिए फिर से, तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसकी हम बात करें तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, इसको अभी हम क्या करेंगे, आपका क्रॉसिंग करेंगे। F2 जनरेशन में क्रॉसिंग के लिए हमेशा एक पनेट चार्ट का यूज करते हैं, इसको पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। ये है वो पनेट स्क्वायर। इस पनेट स्क्वायर में क्या होता है, जैसे हमने दो लिया है, एक मेल है एक फीमेल है। मान लीजिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं फीमेल को, फीमेल में गैमेट्स कौन से हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल एंड स्मॉल टी। और दूसरा कौन है, मेल वाला है। चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं मेल को, एंड मेल में कौन है, फिर से अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी इनके बीच में, यहाँ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में कराएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनके बीच में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये कौन सा जनरेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा F2 जनरेशन। रिजल्ट क्या आया, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे रिजल्ट आया कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये आया रिजल्ट। लेकिन फिर से ये क्या हो गई, अंदर वाली बात हो गई। बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, बाहर से इसकी हम बात करें, ये वाला प्लांट था, तो अगर हम बाहर से प्लांट को देखते हैं, ये था इसका फ्लावर जिसमें हमने क्या कराया था, पॉलिनेशन कराया था। तो इससे जो रिजल्ट आए हैं 4, तो मैंडल ने ये देखा कि अगेन यहाँ पर 3 प्लांट्स क्या दिख रहे हैं, फिर से टॉल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक प्लांट क्या दिख रहा है, यहाँ पे ड्वार्फ दिख रहा है। इस कंडीशन में क्या मैंने बोला कि 3 प्लांट्स क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे टॉल, एक प्लांट क्या दिख रहा है, यहाँ पे ड्वार्फ, जो बाहर से दिख रहा है। जो चीजें बाहर से दिखती है उसको हम बोलते हैं क्या, फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर, मैंने क्या क्या बोला, टॉल और कौन है, ड्वार्फ। ठीक है, तो इसमें देखा जाए, देखिए कैपिटल टी मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ये टॉल है। देखिए यहाँ पर हाइब्रिड है भले ये, लेकिन कैपिटल टी है, खुद को वो एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये भी कौन है, टॉल। देखिए यहाँ पे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी है, मतलब ये भी क्या रहेगा, टॉल। तो कितने टॉल दिख रहे हैं यहाँ पर, 3, टॉल कितने हैं, 3। और यहाँ पे क्योंकि सबके सब कौन है, स्मॉल वाले रिसेसिव है, खुद को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ कितना है, वो आपका 1। मतलब फिनोटिपिक कैरेक्टर कौन सा है, टॉल वर्सेस ड्वार्फ। और फिनोटिपिक रेशियो कितना है, वो है 3:1। ठीक है, ऐसी हम बात करें इसके जीनोटिपिक की बात करें, अगर जीनोटिपिक कैरेक्टर्स बोल लो या कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे आपको 3 देखने मिला है। एक कौन है, कैपिटल टी, 2 बार क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बार क्या है, स्मॉल टी। मैंने क्या बोला, कैपिटल टी कितने बार है, 1 बार। ठीक है, स्मॉल टी कितने बार है, 1 बार है। एंड 2 टाइम्स कौन है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:2:1।
क्या होता है जीनोटाइपिक कैरेक्टर, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। क्या है फिनोटाइप, जीनोटाइप, जो चीजें बाहर से आपको देख के समझ में आ रही है, टॉल है कि ड्वार्फ है, स्किन कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, या आई कलर कैसा है, ये सब क्या है बाहर से दिख रही हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर। पर उनके पीछे, उन कैरेक्टर्स के पीछे जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, जिनका जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर या जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन में रेशियो क्या आता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर या रेशियो 3:1, एंड जीनोटाइप कितना होता है आपका 1:2:1। एक चीज क्या निकल के आई यहाँ पर कि जो प्लांट है, पी प्लांट की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है और साथ साथ इसमें क्या होता है आपका सेल्फिंग भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न आ सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन क्या आया था जीन्स का, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और रिजल्ट क्या था, ये आपका 100% क्या थे, टॉल। ये अभी हमने देख लिया। और इसी का हमने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन था, इसमें कौन से जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिली थी, कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी सेकेंड, कैपिटल टी ये, और लास्ट में क्या था, स्मॉल टी। ये 4 कॉम्बिनेशन देखने मिले थे अपने को, जिसमें दोनों सेम ही है वैसे। अगर हम इनकी बात करें कि F2 जनरेशन में ये जो कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली इसके वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, देखिए कितने हैं, आपका सेट 4 का है, जिसमें ये कितने बार आया है, एक, तो क्या आएगा इसका 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये 2 बार है तो क्या बन गया, ये आपका 2/4। इसका कितना है आपका, वो 1/4। ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि F2 जनरेशन में कैपिटल टी एंड एक ब्लैंक, हम जानते हैं हमेशा एलिल्स पेयर में होते हैं, आपको वही देखने मिला है हर जगह पे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक एलिल का सेट दे दिया है, जिसमें एक तो दे दिया और एक आपका क्या है, वो अभी अननोन है, ब्लैंक है। तो ऐसे में कितने चांसेस है आने के, इसकी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक तो फिक्स है, एक एलिल कैपिटल टी है, दूसरा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। एक कैपिटल टी श्योर रहेगा, सेकंड में कुछ भी आ सकता है। कितने चांसेस है ऐसे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस की, तो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे हम सॉल्व चलिए देखते हैं इसको। कैपिटल टी दे दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया है आपको, ब्लैंक। तो पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल टी तो वैसे ही आएगा, जो ब्लैंक जगह है यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो एक कैपिटल टी तो रहेगा। सेकंड सपोज हम लेते हैं, यहाँ पर क्या आ सकता है, कैपिटल टी आ सकता है, एक फिक्स ये हो गया। दूसरा और चांस क्या है, कैपिटल टी तो वैसी का वैसी है, ब्लैंक में क्या आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी आया था आपका 1/4, इसका कितना आया था आपका 2/4। और जहां पे भी लिखा रहेगा आप वहां पे हमेशा एडिशन करना, प्लस करना। एडिशन करते हैं इसको, तो रिजल्ट कितना आएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 1 + 2, रिजल्ट कितना आया आपका 3/4। मतलब इस कॉम्बिनेशन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 3/4। सपोज इसी का हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसी को। सेम क्वेश्चन है, मान लिया हमने ये कंडीशन हमने चेंज कर दिया, स्मॉल टी एंड यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, कि इसके आने के कितने चांसेस है सेम चीज में। तो क्या आएगा, कैपिटल स्मॉल टी तो वैसे ही रहेगा और ब्लैंक में कुछ भी आ सकता है। तो क्या आ सकता है, ब्लैंक में कैपिटल टी आ सकता है, या फिर स्मॉल टी है और साथ में क्या आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है। ये चांसेस है यहाँ पे। तो ये कैपिटल एंड स्मॉल बन गया, कॉम्बिनेशन का कितना था इसका 2/4, तो ये क्या बन गया 2/4, और इसका कितना था आपका 1/4, तो ये भी आ गया 1/4। प्लस करते हैं इसको, सेम वही रिजल्ट आएगा, 2 + 1 = 3/4। ये चांसेस है इसके आने के। ठीक है, एक चलिए और ले लेते हैं ऐसी। यहाँ पे क्या था, आपको नोन था कि एक एलिल पता है आपको, एक आपको नहीं मालूम है। सेम चीज यहाँ पर भी था कि एक पता है एक नहीं पता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि आपको दोनों ही नहीं पता है, कि दोनों एलिल्स का कॉम्बिनेशन क्या है, कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल ऐसा दे दिया है आपको,
कि कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीन्स का जेनेटिक कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, तो इसके कितने प्रोबेबिलिटी या चांसेस है आने के। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, एक कंडीशन, एक पॉसिबिलिटी है। कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। स्मॉल टी कैपिटल टी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और स्मॉल टी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसका कितना आया था, हम पढ़ के आए हैं कितना, 1/4। फिर 2/4 इन दोनों के लिए क्या था आएगा आपका 2/4, एंड लास्ट वन के लिए कितना था आपका 1/4। सबको प्लस करें यहाँ पे अगर, तो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 4, 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/4। रिजल्ट कितना आया आपका 1। ये जहां पर भी प्रोबेबिलिटी 1 आता है वो ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि हर एक कॉम्बिनेशंस के आने की चांसेस है, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन, चाहे ये बोलिए ये कोई सा भी, सबके सब क्या होगा, वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा जरूर, वही शो करता है कौन, आपका सिंगल या एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट में की प्रोबेबिलिटी पे। अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ लिया है तो उनके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सिंपल सा टॉल और डुआर्फ के बीच पे ही रखा है इसको समझाने के लिए मैंने। यहाँ पे रैंडमली कोई सा भी कैरेक्टर ले सकता है या कोई सा भी आपका जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन को दे सकता है, रैंडम दे सकता है, पर हाँ ट्रिक्स ऐसे ही बनेंगे उसके। अगर आपने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फिर आपके सारे क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की थर्ड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं और वो है रिजल्ट। रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हमने देखा था एक परेंट स्क्वायर हमने यूज किया था कैलकुलेट करने के लिए क्रॉसिंग को, उसी की बात होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन अबाउट जायगोट F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टैंड बाय अ डायग्राम कॉल्ड पनेट स्क्वायर। और ये ऐसा नाम क्यों आया, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, RC पनेट। उन्होंने क्या किया था, इसका डिस्कवरी किया था और उन्हीं के नाम पे क्या नाम बन गया, इसका पनेट स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, फिनोटिपिक रेशियो हमने पढ़ा था, जिसमें क्या आया था, टॉल आया था और एक क्या आया था, डुआर्फ आया था, ये अभी हमने पढ़ा। तो इनका रेशियो क्या था, 3:1, ये हमने पढ़ लिया। ये कैसे कैलकुलेट किए थे, थ्रू दिस स्क्वायर। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना आया था आपको, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। रेशियो क्या था, 1:2:1 आया था। तो ये सारे रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पनेट स्क्वायर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया था फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो काफी इजी भी था क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, हम केवल एक जीन की बात कर रहे थे। लेकिन जैसा आपका ये क्रॉस आगे बढ़ता जाएगा, डाई की बात होगी, ट्राई की बात होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो रेशियो निकालना है वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। F2 में काफी टफ हो जाता है वो आपको निकालना, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एंड सेकेंड थिंग मैनुअली निकालने में कई बार मिस्टेक भी हो जाता है। तो एग्जाम के पर्पज से अगर आप पूरा का पूरा वहाँ पे क्रॉसिंग करने बैठ गए, क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी के बेस पे, और अगर आप पूरा का उसका रेशियो निकालने के लिए बैठ गए तो कहीं ना कहीं पूरा टाइम कंज्यूम उसके रेशियो निकालने में ही हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो को इजीली बहुत शॉर्ट टर्म पे बिना मिस्टेक के आप इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या है देखिए, पहले हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो में। इसमें है कि आपको यूज क्या करना है, ट्रिक में 3:1 यूज करना है। ऊपर में जो n लिखा है ये n उसके कैरेक्टर या ट्रेड्स की बात करता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब यहाँ पे कितने कैरेक्टर यूज करेंगे, 1, मतलब n इक्वल्स टू कितना रहेगा आपका 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी आपकी 3:1। तो ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो किसका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। सेम थिंग इसके हम किस में आ जाए, डाईहाइब्रिड क्रॉस में आ जाते हैं। तो ये तो 3:1 वैसी का वैसी रहेगा। n में कितना हो गया 2, क्यों 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है हमने, डाईहाइब्रिड, मतलब यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। आ गया 3:1 के में पावर में कितना आ गया 2, जब इनको हम इंटू करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 9:3:3:1, डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया यहाँ पे।
सेम हम किसकी बात करें, ट्राई हाइब्रिड की बात करें तो वैल्यू तो वही रहेगा, n इक्वल्स टू कितना हो गया वो आपका 3, बिकॉज यहाँ पे क्या है वो ट्राई हाइब्रिड है, मतलब 3 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। क्या आ गया आपका 3:1, 3 टाइम आ गया। और क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया था इन दोनों का वैल्यू कितना था 9331, वही हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है इसके लिए, और इसको हमने इसमें इंटू कर दिया एक साथ में, तो आपका कितना आ गया, पूरा का पूरा ये रेशियो आ गया ट्राई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो, जो काफी इजीली निकल आया। सेम वैसी कौन है आपको, वो जीनोटिपिक में भी है। इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, 1:2:1, पावर में क्या लिखा है, सेम वही n मतलब फिर से क्या है, यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, कैरेक्टर्स। जैसे हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक के लिए, तो मोनो है मतलब कितना रहेगा, n इक्वल्स टू 1 रहेगा, पावर में क्या लिख दिया हमने 1, तो वैल्यू क्या आ गया आपका वही 1:1 की रेशियो आ गई। वैसे हम किसकी बात करें, डाई हाइब्रिड की बात करें तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 2, इस पूरे सेट को हमने 2 टाइम रखा, दोनों को इंटू किया तो आपका वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है। सेम थिंग इसके लिए आ गया, ट्राई हाइब्रिड के लिए भी आ गया, पावर में हमने n में कितना लिया 3, बिकॉज वो 3 था, 3 टाइम ट्राई हाइब्रिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब इनको हमने क्या किया, ओपन किया तो 3 सेट में क्या आ गया आपका 1:1 आ गया, इन दोनों का इंटू का वैल्यू ये था, वो हमने सेम पुट कर दिया, इसमें हमने किसको इंटू कर दिया, इसको, वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ पे भी रेशियो आ गई। तो ये बहुत इजी तरीका है, एक तो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग इसमें होता नहीं है, एंड सेकंड थिंग इसमें मिस्टेक होने चांसेस जो है बहुत ही कम है। आप फटाफट इनको यूज करके, ट्रिक्स को यूज करके आपका जो मेन क्वेश्चन है, जो चांसेस वाले क्वेश्चन है, उसको आप डायरेक्टली वहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, कंक्लूजन। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था, इसका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेकंड क्या था इसमें क्रॉसिंग, थर्ड क्या था इसमें रिजल्ट, एंड लास्ट अभी हम देख लेते हैं क्या बताया मेंडल ने इसमें। क्या लिखा है, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी थ्रू द गैमेट्स। क्या बोला गया है उसको, फैक्टर बोला गया है। कोई चीज है जिसका नाम क्या दिया गया, फैक्टर है, और ये फैक्टर जो है ये अनचेंज मैनर में पेरेंट से प्रोजेनी में क्या होता है, वो पास होता है, इनहेरिटेड होता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्योंकि मैथ्स के डिपार्टमेंट के थे मेंडल, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया गया, कर लिया था इसको, जिसको अभी हम किस नाम से जानते हैं, इसको जीन बोलते हैं या फिर इसको एल्स बोला जाता है। फैक्टर्स क्या है, क्या इनके फीचर्स है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, चाहे तो आप जाके देख सकते हो उन चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, जिसका नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेंडल ने यहाँ पर जब डन कर लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तब उन्होंने यहाँ पे 2 लॉस के बारे में बताया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे हाइपोथेसिस भी आई हैं, तो वहां पे 2 लॉस कौन कौन सी है, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं।